हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के भाग 7 को देखते हैं। इसके पहले हम लोग 6 भाग देख चुके हैं। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में देखें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रप्तक अभिलेख में नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, श्रावस्ती। रप्तक अभिलेख अफगानिस्तान में स्थित है, जिसमें 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है: पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, चंपा और साकेत। इसकी एक ट्रिक है, 50 कौशाम्बी। पा से हो जाएगा पाटलिपुत्र, चा से हो जाएगा चंपा, सा से हो जाएगा साकेत और कौशाम्बी। अर्थात कनिष्क के रप्तक अभिलेख में 4 नगरों का उल्लेख है। उसमें से हैं पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, चंपा और साकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कनौ या कर्ण वंश। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति था, जिसकी हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने उसकी हत्या करके कनौ या कर्ण वंश की स्थापना की। शुंगों के समान यह भी एक ब्राह्मण वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। सातवाहन शासक था। इन्होंने चतुर्वर्ण को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर व्यवस्था जिसमें वर्ण और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिमुक, इसे सिंधुक या सिप्रक नाम इसका मिलता है। यह सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पांचाऊ। पांचाऊ चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। चीनी इतिहासकार ने इस युद्ध का कारण यह बताते हैं कि कनिष्क ने चीनी सेनापति के पास अपना एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह के लिए मांग की थी, जिसे पांचाऊ ने ठुकरा दिया और फलतः कनिष्क ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी, परंतु कनिष्क असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुषाण वंश। कुषाण वंश का साम्राज्य की सीमाएं
भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थी। इसकी उत्तरी सीमा अगर देखी जाए, उत्तरी सीमा चीन एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य क्षेत्र, पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान, तथा पूर्व में उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक फैली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुषाण काल में। बाल विवाह प्रथा का प्रारंभ प्रथम शती ईस्वी में बाल विवाह प्रारंभ हुआ। इस युग में विवाह की आयु को कम करके 8 वर्ष से 10 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुषाणों के समय। कुषाण के समय कला की 2 शैलियां थी, एक गांधार शैली और दूसरी थी मथुरा शैली। दोनों कुषाणों के समय में काफी फली फूली। यदि प्रश्न में पूछा जाए कि कौन कला यूनानी कला से प्रभावित थी, तो इसका सही जवाब होगा गांधार कला। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बुद्ध प्रतिमा के लिए। अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ी को काटकर बनाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में जब तालिबान सरकार आई तो उन्होंने इस प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गांधार कला। भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण कला गांधार कला है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक की बात की जाए तो कुषाण वासक थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध कला या इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिस्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गांधार मूर्तिकला। गांधार कला में सदैव हरित स्तरित शिस्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियों बनाने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूनानी शक कुषाण। यूनानियों ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। वहीं शक की बात की जाए तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किया था, ईसा पूर्व। और कुषाणों की बात की जाए तो कुषाण पहली शताब्दी ईस्वी में इनका आक्रमण था। इसके लिए एक बेहतरीन ट्रिक है, यूएस का आक्रमण।
यूयस का आक्रमण यू से हो जाएगा यूनानी, यस से हो जाएगा शक, का से हो जाएगा कुषाण। यूनानी शक कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डेरियस प्रथम ने। डेरियस प्रथम, जिसका शासनकाल 522 से 486 बीसी था, अर्थात ईसा पूर्व था, ने सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग पर को अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सातवाहन। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश सातवाहन वंश था। यदि इस वंश का संस्थापक पूछा जाए तो संस्थापक सिमुक था। इसका शासनकाल 60 बीसी से 37 बीसी अर्थात ईसा पूर्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मत्स्य पुराण में। पुराणों में यदि बात की जाए कुल कितने आंध्र सातवाहन राजाओं की सूची है, तो यह 30 थी। सर्वाधिक बात की जाए तो मत्स्य पुराण में कुल मिला के 19 शासकों की सूची मिली है। यदि टोटल की बात की जाए तो 30 थी, और मत्स्य पुराण की बात की जाए तो 19 प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमरावती में। सातवाहनों की राजधानी अमरावती थी। इस वंश की सातवाहनों की राजधानी अमरावती जो थी, यह प्रारंभिक राजधानी थी। उसके बाद इसकी राजधानी अगर पूछी जाए उसके बाद क्या हुई थी, तो इसकी राजधानी उसके बाद प्रतिष्ठान या पैठन जिसे कहा जाता था, पैठन में स्थित थे। इसकी प्रारंभिक राजधानी अमरावती, उसके बाद इसकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गौतमीपुत्र सतकर्णी। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी को नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है, जिसका तात्पर्य होता है ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हाथीगुम्बा लेक के साथ। कलिंग के चेदी वंशी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक थे। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से कुछ दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी पर हाथीगुम्फा लेक है। इस लेख को बिना तिथि वाला लेख भी कहा जाता है। यदि पूछा जाए बिना तिथि वाला लेख कौन है, तो हाथीगुम्बा लेख हो जाएगा। खारवेल से संबंधित अभिलेख तो हाथीगुम्बा अभिलेख यदि कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा कि यह उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, खारबेल। खारबेल जैन धर्म का संरक्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग नरेश खारबेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चेदी वंश। खारबेल चेदी वंश से संबंधित थे, जिनका नाम हाथीगुम्बा अभिलेख से जुड़ा है। हाथीगुम्बा अभिलेख से जुड़ा है और ये जैन धर्म के संरक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विधि या कानून व्यवस्था। रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान विधि, जिसे कानून व्यवस्था कहा जाता है, में महत्वपूर्ण योगदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश ने अवध में शासन किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 319 से 500 ईस्वी तक गुप्त वंश ने शासन किया था। इस वंश का यदि संस्थापक पूछा जाए तो इसका संस्थापक श्री गुप्त था। यदि पूछा जाए इस वंश में प्रथम सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था, तो इसका नाम होगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रवरसेन प्रथम ने। प्रवरसेन जो कि वाकाटक वंश से संबंधित था, वाकाटक वंश से, इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में भी थी। इसी वंश के बाद प्रवरसेन द्वितीय आया, जो कि प्रवरसेन फर्स्ट के बाद द्वितीय बना, जो कि साहित्य में काफी रुचि रखता था। उसका नाम सेतुबंध भी है। उसके द्वारा सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। प्रवरसेन सेकंड द्वारा सेतुबंध की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक नाम देवगुप्त था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त के नाम से जाना जाता है। इसका अन्य नाम भी मिलता है, जिसे देवराज या देवश्री, सांची तथा वाकाटक अभिलेख में मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री मिलता है। इसको चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। विक्रमादित्य, अर्थात इस प्रकार हम देखें कि चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त, विक्रमादित्य, देवराज तथा देवश्री भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत उपाधि धारण किया था। इसके पहले हम लोग देखे थे कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य, देवगुप्त, देवश्री तथा देवराज भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता था। अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय, परम भागवत, विक्रमादित्य, देवगुप्त, देवश्री, देवराज भिन्न भिन्न उपाधियों नामों से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। इलाहाबाद का यदि अभिलेख पूछा जाए किसके द्वारा निर्मित हुआ था, तो इसका जवाब होगा अशोक। अशोक द्वारा निर्मित इलाहाबाद अभिलेख समुद्रगुप्त के शासनकाल, जो कि 335 से 375 ईस्वी तक था, के शासन के बारे में सूचना देता है। समुद्रगुप्त की संधि विग्रही हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त की। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि समुद्रगुप्त की थी। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन तथा पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि समुद्रगुप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। हूणों ने भारत पर आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया था, जिसमें स्कंदगुप्त ने हूणों को बुरी तरह पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख यदि पूछा जाए कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। भीतरी स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के समय हुआ था। स्कंदगुप्त के समय 455 ईस्वी में हुआ था, जिसमें स्कंदगुप्त ने हूणों को बुरी तरह पराजित किया था। दोस्तों, मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।